नमस्कार। चलिए, आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करते हैं जो आप जानते हैं बहुत ही उथल-पुथल भरा और जबरदस्त बदलावों वाला था। ये वो वक्त था जब महान मौर्य साम्राज्य ढह चुका था और उसके ढहने से सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो गया था। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो होता क्या है। असल में मौर्यों के बाद भारत में जो सत्ता का खालीपन आया था ना, उसे भरने के लिए कई दावेदार एकदम से सामने आ गए और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष और नए नए साम्राज्यों के बनने का एक लंबा सिलसिला। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मौर्यों के बाद आखिर हुआ क्या? फिर जो लोकल सक्सेसर्स थे वो कौन थे? इसके बाद देखेंगे कि बाहर से कौन-कौन सी डायनेस्टीज आईं। फिर बात करेंगे शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य की। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे दौर ने एक बिल्कुल नई तरह की कला को जन्म दिया। अच्छा, तो इस खालीपन को भरने के लिए ना मैदान में दो मेन ग्रुप्स उतरे। एक तरफ तो थे हमारे लोकल दावेदार जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन, और दूसरी तरफ से आए विदेशी राजवंश जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इन लोकल पावर्स से। तो पहला पड़ाव है स्थानीय उत्तराधिकारी, मतलब वो दावेदार जो मौर्य साम्राज्य के अंदर से ही निकलकर सामने आए। और देखिए, मौर्य साम्राज्य की राख पर जो सबसे पहला राजवंश खड़ा हुआ वो था शुंग राजवंश। इन्होंने आखिरी मौर्य राजा को गद्दी से हटाया और समझिए इतिहास में एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। तो शुंग वंश की नींव किसने रखी? पुष्यमित्र शुंग ने। और ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या कर दी थी। पर वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने विदर्भ के राजा को हराया और अपनी ताकत साबित करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। आप जानते हैं वो बड़े शाही यज्ञ होते थे। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक तरफ तो वो ये ब्राह्मणवादी रीति रिवाज कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने भरूच स्तूप जैसे बौद्ध स्मारकों को बनवाया भी और उनकी देखरेख भी की। कितना विरोधाभासी है ना। पुष्यमित्र के बाद भी कई राजा आए, जैसे उनके बेटे अग्निमित्र, जो कालिदास के एक मशहूर नाटक के हीरो भी हैं। फिर आए वसुमित्र, जिनके टाइम पर यवनों ने हमला किया पर कामयाब नहीं हो पाए। भागभद्र ने एक ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस को होस्ट किया था। और फिर आए देवभूति, जो इस वंश के आखिरी राजा थे और जिनका भी मर्डर हो गया। देखिए, मौर्यों के जाने के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना था ना, उसने एक तरह से धोखे और विश्वासघात की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। देखिए कैसे। आखिरी शुंग राजा देवभूति को उनके ही मंत्री वासुदेव ने मार डाला। इससे शुरू हुआ कण्ववंश। लेकिन कण्ववंश भी ज्यादा दिन नहीं टिका। उनके आखिरी राजा सुशर्मन को सिमुख ने मार गिराया और यहीं से उदय हुआ शक्तिशाली सातवाहन वंश का। एक के बाद एक। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के सबसे बड़े, सबसे महान शासक की, गौतमीपुत्र सातकर्णी। उनकी माँ के एक नासिक शिलालेख में उनके बारे में क्या लिखा है जरा सुनिए। एकमात्र ब्राह्मण, अतुलनीय ब्राह्मण। सोचिए, ये शब्द उनके रुतबे और प्रभाव के बारे में कितना कुछ कहते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे कौन? वो एक जबरदस्त विजेता थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को मालवा से लेकर नीचे कर्नाटक तक फैला दिया था। और उन्होंने शक शासक नहपान को भी हराया। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनकी राजधानी थी पैथन और उन्होंने वेंकटक नाम का शहर भी बसाया। और उनकी एक पॉलिसी तो बहुत दूर की सोच वाली थी। वो थी टैक्स फ्री जमीन दान देने की। ये जमीन ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं को दी जाती थी, जिससे उस पूरे इलाके में बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा मिला। सातवाहनों की संस्कृति के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें हैं। सबसे पहली, वो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र। है ना कमाल की बात। हालांकि प्रॉपर्टी जो थी वो पिता से बेटे को ही मिलती थी। समाज में उन्होंने 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से लागू किया। उनकी ऑफिशियल भाषा प्राकृत थी, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। और एक और मजेदार फैक्ट, वो अपने सिक्के बनाने के लिए सबसे ज्यादा सीसे, मतलब लेड का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो थी लोकल ताकतों की कहानी। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, यानी विदेशी राजवंशों का भारत में आगमन। ये वो नए शासक थे जो नॉर्थ वेस्ट से भारत में आए थे। सेंट्रल और वेस्ट एशिया से जो ये नए रूलर्स आए ना, उन्होंने इंडियन कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला। मिसाल के तौर पर इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर,
वो बौद्ध धर्म से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उनके और एक बौद्ध भिक्षु के बीच की बातचीत पर एक पूरी किताब लिख दी गई, मिलिंद पन्हो। फिर थे शक शासक रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने एक बहुत जरूरी झील की मरम्मत करवाकर लोगों की भलाई का काम किया। और पार्थियन राजा गोंडो फर्नेस के टाइम में तो ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस भारत आए थे, मतलब भारत में ईसाई धर्म की दस्तक हुई। अब ये जो शक थे, उन्होंने भारत में फैलकर अपनी 5 ब्रांचेस बनाई। एक अफगानिस्तान में, दूसरी तक्षशिला में, तीसरी मथुरा में, चौथी नासिक और 5वीं उज्जैन में। और इन सब में जो उज्जैन वाली ब्रांच थी ना, जिन्हें हम वेस्टर्न क्षत्रप भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे लंबे समय तक टिकने वाली ब्रांच साबित हुई। और अब आते हैं इन सभी विदेशी राजवंशों में सबसे बड़े खिलाड़ी पर, यानी शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य। ये वो लोग थे जिन्होंने सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया था और एक बहुत ही विशाल और असरदार एम्पायर खड़ा किया। तो कुषाण साम्राज्य की कहानी शुरू होती है कुजुल कडफिसिस से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिखरी हुई यूची जनजातियों को इकट्ठा किया। इनके सिक्कों पर हमें बौद्ध सिंबल मिलते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर थे इनके बाद आने वाले विम कडफिसिस। इन्होंने भारत में पहली बार बड़े स्केल पर सोने के सिक्के चलाए, जो दिखाता है कि एम्पायर कितना प्रॉस्पेरस हो रहा था। और वो खुद शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो देखिए, एक ही डायनेस्टी में कितनी धार्मिक विविधता थी। और फिर आता है एक साल जो इतिहास में दर्ज हो गया, 78 CE। ये साल इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसी साल कनिष्क गद्दी पर बैठे और उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। और ये वही कैलेंडर है जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। सोचिए कितना पुराना कनेक्शन है। कनिष्क द ग्रेट, इनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े इकोनॉमिक हाईवे यानी मशहूर सिल्क रोड को कंट्रोल कर लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एम्पायर में कितना पैसा आया होगा। उनकी राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं। वो संस्कृत लिटरेचर और आर्ट के बहुत बड़े पेट्रन थे और उन्होंने कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। कनिष्क का दरबार तो जैसे उस दौर के सुपरस्टारों से भरा हुआ था। पार्श्वभूत्य, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे फिलोसोफर्स, नागार्जुन जैसे महान स्कॉलर और तो और चरक जैसे मशहूर फिजिशियन भी, ये सब उनके दरबार की शान थे। ये दिखाता है कि वो दौर दिमागी और बौद्धिक तौर पर कितना जिंदा दिल था। तो हमने राजनीति और लड़ाइयों की बात तो कर ली। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच कैसे अलग-अलग कल्चर्स का एक शानदार फ्यूजन हुआ और कला के नए-नए स्टाइल पैदा हुए। कनिष्क ने जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी ना, वो एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं पर बौद्ध धर्म के एक नए स्कूल ऑफ थॉट, महायान, का फॉर्मल आगाज हुआ। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि अब बुद्ध को सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक देवता की तरह देखा जाने लगा और यहीं से उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। इस एक बदलाव ने आने वाली सदियों की कला और धर्म दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी कल्चरल मिक्सिंग का नतीजा था कि आर्ट के 2 बड़े स्टाइल पैदा हुए। एक थी गांधार आर्ट, इससे शक और कुषाणु दोनों का सपोर्ट मिला। इस पर ग्रीको रोमन यानी यूनानी रोमन स्टाइल का असर था, तो मूर्तियां बहुत रियलिस्टिक बनती थीं, एकदम असली जैसी। दूसरी तरफ थी मथुरा आर्ट। इसे भी कुषाणों का सपोर्ट था, लेकिन ये पूरी तरह से इंडियन स्टाइल की थीं। इसमें लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनती थीं, जो रियलिस्टिक से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन पर जोर देती थीं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसा दौर जो लड़ाइयों, हमलों और जीत हार से भरा था, उस दौर ने इतनी जबरदस्त और टिकाऊ कला और धर्म की विरासत कैसे बना दी, जो आज भी हमें इंस्पायर करती है? शायद इस दौर ने यही साबित किया कि कभी-कभी पॉलिटिकल उथल-पुथल भी कल्चरल क्रिएटिविटी के लिए एक बहुत पावरफुल जमीन तैयार कर सकती है।